तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोगों के कागजात मंजूर ही हुए हैं। आप उन रिपोर्ट्स को झुटला रहे हैं तो जवाब में तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में अहम रिमार्क्स कहा, इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए, समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिए जाने से मुतालिक केस की समाअत भी बुध को मुकर्रर कर दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड केस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसर से इस्तफसार किया। क्या आपने दरखास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी? कोई तकरीर नहीं, सिर्फ बताएं इस रिपोर्ट में क्या गलत है। लतीफ़ खोसर ने कहा PTI के फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आप अपने जवाब में खुद कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल ने आपको रिलीफ दिया। लतीफ़ खोसर ने कहा दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम हुकूमत नहीं सुप्रीम कोर्ट हैं। दफ़ा 144 और MPO सब के लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें। अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर PTI से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के बल्ले के निशान के केस को 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बैरिस्टर गौहर और हामिद खान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी और आसिफा भुट्टो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं फहद चौधरी से। फहद, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ रेफरेंस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है और अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में आर्टिकल 146 के स्कोप पर अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए थे और अदालती मुआविनीन आज की समाअत में जो है आइनी और कानूनी नुकात पर अपने दलाइल देंगे। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ एक तहरीरी जवाब भी जमा करवाया था सुप्रीम कोर्ट में। उस तहरीरी जवाब में जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात शामिल थी और इंटरव्यू की USB, CD और उर्दू अंग्रेज़ी ट्रांसक्रिप्ट भी पीपल्स पार्टी की जानिब से जमा करवाया गया था। आज समाअत शुरू हुई तो अदालती मुआविनीन जो हैं वो रोस्ट्रम पर आए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि मेरी अहलिया नवाब अहमद खान कसूरी की नवासी हैं और अगर किसी को मुझ पर कोई एतराज़ है तो वो बता दे। जिस पर फ़ारूक नाइक ने कहा कि हमें एतराज़ नहीं है, बिलावल भुट्टो के ख़ानदान को इन पर कोई एतराज़ नहीं है। जिसके बाद ख्वाजा हारिस रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने भी कहा कि अगर मुझ पर भी किसी को कोई एतराज़ है तो बता दें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पर भी किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। और अब जो है बैरिस्टर मखदूम अली खान जो हैं अदालती मुआविन, वो इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया फहद, आगाह कर रहे थे। NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद हो गई। पीपल्स पार्टी के मसूद खान मंदुखेल ने अपील में कहा था कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मराद ज़ाहिर नहीं की। बैरून मुल्क अहल खाना को दिए कर्जे का मनी ट्रेल भी नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मंजूरी के रिटर्निंग अफसर के फैसले की हिमायत की। शहबाज शरीफ के वकील का कहना था शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से कोई तनख्वाह नहीं ली। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बोगस एतराज़ात उठाए। शहबाज शरीफ कराची से मैदान में उतर चुके हैं। उनका कहना था कि बिलावल जहां से दिल चाहे इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में सिंध को तबाह बर्बाद किया। आम इंतखाबात के सिलसिले में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों का सिलसिला जारी है। ट्रिब्यूनल ने NA 242 शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। PS 108 से सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हसीब खान से। जी अब्दुल हसीब।
आज सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों की अपील की समाअत का सिलसिला जो है वो जारी है। और अब तक की अहम पेशरफ्त ये रही कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान मंदुखेल की साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की बहाली के खिलाफ अपील जो है वो मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने भी रिटर्निंग अफसर के फैसले की जो है वो हिमायत की। इसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ के वकील थे उन्होंने भी आज जो है ट्रिब्यूनल में दस्तावेज़ जमा कराई। एतराज़ ये था कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म ली गई मरात और जो है उसको कागजात नामजदगी में शामिल नहीं किया। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत में ये जवाब दिया कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म जो है वो तनख्वाह भी नहीं ली और उसके तमाम तर दस्तावेज़ात भी ट्रिब्यूनल में जमा करवाए, जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने उनकी जो मसूद खान मंदुखेल की अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ दीगर उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो जस्टिस अदनान करीम मेमन के ट्रिब्यूनल में आज 45 अपीलों की जो है वो समाअत होनी है, जिसमें अब तक की अगर बात की जाए तो NA 240 से MQM की अरशद वोरा की जो अपील थी वो मंजूर हो गई है। इसके साथ साथ PS 85 से मोहसिन निसार पंवर, इस PS 91 से आफ्ताब बकाई, इसके साथ साथ NA 242 से अनवर तरीन जो है इनकी अपील जो है वो मंजूर की जा चुकी है। सिलसिला जारी है। आज ही अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 137 अपीलों की समाअत इन 3 ट्रिब्यूनल्स ने जो है वो करनी है। इब्तदाई समाअत कुछ की हो चुकी है, जबकि सिलसिला दोपहर तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब आपका। जो सेनेट में हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी में इस इलेक्शन में सरप्राइज देगी। MQM की माजी की पोजीशन नहीं रही। पंजाब अब दोबारा भुट्टो का ही होगा। खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ने कराची से बोरीबंद लाशों का सिलसिला ख़त्म कराया। इंशाअल्लाह ताला आपको सरप्राइज देगी। जो सेनेट में ये रेजोल्यूशन आया, ये नहीं आना चाहिए था। पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। MQM इस वक्त पॉलिटिकली कराची में वो उनकी पोजीशन नहीं है जो किसी ज़माने में होती थी, क्योंकि लोगों ने MQM को तकरीबन 8 चांसेस दिए हैं कराची के लिए। मगर ये मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि कराची में आज जो कुछ भी बेहतर हुआ है वो पीपल्स पार्टी ने किया है और बेहतर किया जाएगा। ये चैलेंज है, हम कराची को दुनिया का बेहतरीन एक शहर बना के दिखाएंगे, जो किसी वक्त बोरीबंद लाशों में, दहशतगर्दी में, बत्ताखोरी में ये शहर तबाह हो गया था। PTI का जो रहनुमा इलेक्शन लड़ना चाहता है सरेंडर कर दे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मशवरा दे दिया। इंटरव्यू में कहा, जब तक खुद को कानून के हवाले नहीं किया जाएगा रुकावटें आएंगी। ऐसा कोई तासुर नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। उसमें से लोग जो रूपोश हैं वो 9 मई के जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से रूपोश हैं। अब अगर उन्होंने कानून का सामना किया होता, कानून के सामने सरेंडर किया होता, जो ही आप कानून के सामने सरेंडर करते हैं तो आपके राइट्स भी इस्टेब्लिश होते हैं टुवर्ड्स द प्रोसीजर। जब तक वो कानून के सामने सरेंडर नहीं करेंगे तो लिहाजा उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी ज़ाहिर रुकावटें, कानूनी रुकावटें सामने आएंगी। तो वो उन्होंने ख़ुद फैसला करना है कि उन्होंने कौन सी राह अपनानी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, बाजोड़ की तहसील मामून में दहशतगर्दों का वार। पुलिस गाड़ी को बम धमाके का निशाना बनाया गया। धमाके में 5 पुलिस अहलकार शहीद जबकि 15 जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 अहलकारों की हालत नाजुक है। बाजोड़ की तहसील मामून धमाके से लरज उठी। बैलोट फर्श में पुलिस गाड़ी पर बम हमला हुआ। पुलिस के हमले का हदफ बनने वाली गाड़ी पोलियो ड्यूटी पर मामूर थी। वाकया उस वक्त पेश आया जब अहलकार पोलियो ड्यूटी पर जा रहे थे। वाकये की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज और इमदादी अहलकार जाए वक़ुआ पहुँच गए और जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में से बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। वाकये के बाइस अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गजा पर जारी इसराइली जारहियत 23,000 जाने ले गई। जख्मियों की तादाद 58,000 से ज़ायद बताई जाती है। 3 माह से जारी जंग के बाइस तकरीबन 20 लाख अफराद दरबदर हो चुके हैं। उधर अल-अक्सा अस्पताल से 600 मरीज और तिब्बी अमला लापता बताया जाता है। ऐसे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जंग मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार दे दी।
चौरानवे रोज से जारी जारहियत में कमी न आई। वस्ती और जुनूबी गजा में इसराइल ने फिर निहत्ते शहरियों पर वार किया। हमले में दर्जनों अफराद लुक़मा-ए अजल बने। जिंदा बच जाने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। मलबे में मजीद जख्मियों और लाशों की मौजूदगी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के मकाम को सेफ जोन करार दिया गया था। खैमों में पनाह गुज़ीर इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें हमारे घर जाने दिया जाए, भले हमें खाक ही क्यों न छाननी पड़े। ये बेमकसद जंग आखिर कब खत्म होगी? हमें दीवार से लगा दिया गया है, हम कहाँ जाएं? खुदा ना हमें हमारे घर जाने दें, हम मिट्टी खाकर गुजारा कर लेंगे। दूसरी जानिब अल-अक्सा अस्पताल से 600 मरीज और तिब्बी अमला कहाँ गया कोई नहीं जानता। न्यूज ब्रीफिंग में अमरीकी वजीर खारजा ने एतराफ किया कि जंग में अब तक कई बेगुनाह फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। I will also raise the imperative of doing more to prevent civilian casualties. ये तनाज़ा बआसानी पूरे खित्ते को लपेट में ले सकता है, जिससे मजीद तबाही मचेगी। इसराइली हमलों में ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेगुनाह अफराद मारे जा चुके हैं। मैंने इस नुक्ते पे जोर दिया कि शहरियों की अमवात कम से कम हों। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू से मुलाकात में एंटनी ब्लिंकन फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा करेंगे। गजा में तबाही मचाने वाले इसराइल लिबनान में महाज गर्म करने लगा। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह की पोजीशंस को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने भी भरपूर जवाब दिया। उधर बैरूत एयरपोर्ट पर साइबर हमला कर दिया गया, जिसमें हिजबुल्लाह क़यादत और ईरान के नाम पैगाम मौजूद था। इजराइल ने तोपों का रुख लेबनान की जानिब कर दिया। आर्टिलरी से जनूबी लेबनान के गांव ख़याम को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में धुएं के बादल बुलंद हो गए, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला न मिली। जवाबन हिजबुल्लाह ने भी इजरायली पोजीशंस को ठिकाना बनाया। जबल हरमूम पर 62 रॉकेट दागे। इस हमले में एक टैंक तबाह हो गया। हिजबुल्लाह की जानिब से मुतादिद इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने का दावा भी किया गया है। दूसरी जानिब इसराइली हैकर ने बैरूत एयरपोर्ट की स्क्रीन्स हैक कर ली। पैगाम नमूदार हुआ जिसमें हिजबुल्लाह से बैरूत हवाई अड्डे पर अपना कंट्रोल खत्म करने का मुतालबा किया गया। पैगाम में कहा गया था कि रफीक हरेरी हवाई अड्डा ईरानी हवाई अड्डा नहीं है। हसन नसरुल्लाह को खबरदार किया है कि इजराइल के साथ जंग से बाज आ जाए। अमेरिका और यूरोप के बाद जनूबी अमेरिका में भी अहले गजा से इज़हार यकजहती। चिली में शहरियों ने कफन ओढ़ लिया, सैंडियागो की सड़कों पर लेट गए और शुहदाए गजा से यकजहती का इजहार किया। कुछ अफराद ने खुद पर फलस्तीनी परचम भी डाल रखे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए बोल न्यूज़। एक दूसरा है नरम मिजाज पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। कहीं महंगाई का जोर तो कहीं करप्शन का शोर। अब सिर्फ खबर का तज्जिया नहीं, उसके हल और उसकी तह तक जाना होगा। हर पहलू को सामने लाना होगा। मैं हूं जैस्मीन मंजूर। बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया। हफ्ता और इतवार रात 8:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair Removing Formula, Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream.
पेशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की हुदूद में फायरिंग, सीडीडी एहलकार हुज्जतुल्लाह शहीद, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है, मुल्जिम असलहे समेत गिरफ्तार। सवात के इलाके कोकारी में घरेलू नाचाकी पर फायरिंग, खातून और 11 माह की बच्ची जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम लियाकत वारदात के बाद फरार हो गया। कसूर दीपालपुर रोड पर मकान की छत गिर गई, खातून समेत 6 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। मोड़ काटते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक मकान में घुस गई थी। स्टार्ट कर। रस्ते घटाने वालों को, वतन जलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। इंसाफ की राहों पर खाली गरीब का कशकोल और सियासत की गर्द में लिपटा रियासत का निजाम। क्यों खामोश इल्तिजाएं करती हैं इतना शोर और बबांगे दोहल नारों से उठता है खामोश धुआं। तज्जिया पीर से जुम्मा रात 8:03 पर। जब दिफाए पाकिस्तान का पासदार कोई न हो। वज़ीर आज़म मोदी जो कि गुजरात का कसाब, लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला। जब अदलो इंसाफ का अलम थामने वाला कोई ना रहे। वो अपनी 3 बारियों में मुल्क को यहाँ तक ले आए और आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3 दिन में पाकिस्तान को बेहतर कर दे, कैसे? ऐसे में एक वजूद जन तने तन्हा उठ खड़ी होती है और एक ही बाज गश्त देती है। ऐसे नहीं चले। पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। फासले की हर जंजीर को तोड़ के हम पहुंचे पाकिस्तान के हर सूबे, हर गांव, हर कस्बे, हर गली से जुड़े मसाइल तक। हर खबर खास होगी, हर रंग और उमंग हमारी है पहचान। हमारी सकाफत ही तो है हमारी आन। बने हर पाकिस्तानी की आवाज, देखिए पाकिस्तान का हर रंग। बोल पाकिस्तान रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। मसाइल कभी खत्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी जरूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। कोई ट्रेंडिंग पे तो कोई लगा है सिर्फ अपनी ब्रांडिंग पे। इनको साहब कहना बंद करे, ये सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है, खास तौर पे केपीके के डीएसपी को। काजी भाई साहब स्लो नहीं आ रहे। आंख खुले और कुछ ना दिखे, समझे बत्ती नहीं आ रही। तंजो मिजाह का ग्रेनेड लिए करने आए हम आपको आदाब। आप भी तो कुछ बोलो जनाब। बोलो जनाब। बोलो जनाब जुम्मा ता इतवार रात 11:03 पे सिर्फ बोल न्यूज पर। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। सियासत और कानून के हर पहलू से आगही, हर मैदान में सबसे आगे, हर मौजू पर है इनकी गिरफ्त मजबूत, हर तज्जिया इनके तजुर्बात का निचोड़, इनकी निशानदेही पर हिलते हैं हुक्काम। मईशत से सियासत तक तमाम मौजुआत का अहाता, पुरजोश और हाजिर जवाब। अब पता चला मैं पीर से जुम्मा शाम 7:03 पर। ब्रेक के बाद कुछ आमदेद बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 351 पॉइंट्स इजाफे से 64,866 पर ट्रेड कर रहा है। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में मुस्बत रुझान देखने में आया है। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 351 पॉइंट्स इजाफे से 64,866 पर ट्रेड कर रहा है। मौसम की बात करते हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। आज भी 12 परवाजें उड़ान नहीं भर सकी। हद निगाह कम होने से मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया है। लियाकतपुर खान बेला टोल प्लाजा पर धुंध के बायस हादसा पेश आया।
कोच, ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में तसादुम से 8 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात बढ़ने लगे। लियाकतपुर खान बेला टोल प्लाजा पर कोच, ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में तसादुम, 8 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाके धुंध की लपेट में हैं। सुबह के वक्त हाथ को हाथ सुझाए न दिया, निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात पर बंद कर दिया गया। पेशावर और गिरदनवाह में शदीद सर्दी और धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर, ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार रही। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि रवा हफ्ते पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। शहरियों को मोहतात रहने की भी हिदायत की है। बलूचिस्तान के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। इस्लामाबाद, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाका जात में भी आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। लेह में -11 और स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। कराची में कल से सर्दी की नई लहर मुतवक्के है। शहर का पारा 10 तक जाने का इम्कान है। स्कर्दू और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा साल में बर्फबारी होने के इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। खुश्क सर्दी ने झीलों को मुंजमद कर दिया है। इस बारे में जानते हैं इकबाल अली से। बताएगा इकबाल। बिल्कुल सर्दियों का महीना है, सर्दी की शिद्दत भी महसूस हो रही है। ताहम गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल सर्दी बहुत ही कम है। मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि छोटे जो झील है, नदी नाले हैं, वो जम चुके हैं और लोग इस पे एंजॉय करने आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर सर्दी के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता जो साल है वो बर्फबारी हो चुकी थी। ताहम आज इस साल कोई बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है। इस सर्दी की शिद्दत को कम किए शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी में इजाफा कर दिया है और गर्म मलबूसात खरीदने के लिए मार्केटों का रुख कर लिया है। लेकिन बर्फबारी की आमद का सिलसिला वो 18 जनवरी से मुतवक्को बताया जा रहा है। ताहम आज धूप निकला हुआ है, मौसम बहुत ही खूबसूरत है, सर्दी की शिद्दत भी महसूस की। बहुत शुक्रिया इकबाल आपका। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से कश्मीर के पहाड़ जनवरी में भी खुश्क हो गए। जहां खुश्क मौसम में सर्दी में इजाफा हो रहा है, वहीं मौसमियाती बीमारियां भी बढ़ रही हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नीलम मुमताज़ अहमद बट। जी मुमताज़। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के ज़िले हेडक्वार्टर 8 मकाम में। वादी नीलम के मौसम की बात की जाए तो वादी नीलम का जो मौसम है वो अंतहाई सर्द है। बालाई इलाकों जिनमें ताओबाट केल और ग्रेस वैली का इलाका शामिल है, वहाँ पे नुक्ता अंजमात वो दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से भी नीचे गिर गया है, जिसके बायस दरिया और नदी नाले भी मुंजमद हो गए हैं। जबकि लोअर वैली की बात की जाए तो लोअर वैली के अंदर जो मौसम है वो मोतदिल है, धूप निकली हुई है। जबकि तवील खुश्कसाली के बायस वादी नीलम के मुख्तलिफ जंगलों में वो आग भी लगी हुई है, जिसके बायस वो जो धुएँ हैं उसने भी माहौल को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसके बायस लोगों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जबकि सर्दी की वजह से जो बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग हैं उनमें जो चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस हैं वो उनमें भी इजाफा हो रहा है। अगर की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक वादी नीलम का जो मौसम है वो अंतहाई सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अहमद आगाह करने के लिए। बलूचिस्तान के सर्द तरीन इलाकों में पोलियो वर्कर्स सरगर्म। पोलियो वर्कर्स की बर्फबारी के बावजूद फ़राइज़ की अंजाम दही। ख़वातीन घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। पशीन के तौबा काकड़ी, दलसोज, कया वयाला में भी शदीद बर्फबारी जारी है। बलूचिस्तान के सर्द तरीन इलाकों में पोलियो वर्कर्स सरगर्म हैं। पोलियो वर्कर्स बर्फबारी के बावजूद अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। घर घर जाकर ख़वातीन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 7 जनवरी को 902 अफगान शहरियों का इनखला हुआ। अब तक 4,61,783 गैर कानूनी पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी।
अफगानिस्तान हमसाय ममालिक में दहशतगर्दी का जरिया बन गया। अमेरिका ने भी तस्दीक कर दी। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक CIA का कहना है कि दाइश ईरान के शहर करमान में खुदकुश धमाकों की जिम्मेदार है। ताहम तालिबान का सोशल मीडिया अकाउंट इन हमलों को ताजिकिस्तान से आए दहशतगर्दों से जोड़ने की कोशिश करता रहा और उसे फ़लस्तीन की हिमायत का नतीजा भी करार दिया गया। साथ ही ये दावा भी किया गया कि तालिबान ने ईरान के साथ दाइश की सरगर्मियों से मुतालिक इंटेलिजेंस शेयरिंग कर दी थी। बांग्लादेश में हसीना वाजिद मुक्तदिर रहेंगी। इलेक्शन में अवामी लीग ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अपोजिशन ने नताइज मुस्तरद कर दिए। ढाका में एहतजाज के बायस हालात कशीदा रहे। अपडेट करें आपको, बांग्लादेश में हसीना वाजिद मुक्तदिर रहेंगी। इलेक्शन में अवामी लीग ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अपोजिशन ने नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। ढाका में एहतजाज के बायस हालात कशीदा रहे। आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में समाअत जारी है। Constitution, law and Pakistan affairs must be placed before this court, and that is a book written by him. He has explained all these matters in details, in writing. Suri sir, we definitely hear you. Abhi we are just trying to. That book should be placed before all the judges, and वो आपने बता दीजिए page 182 onwards. आपने फाइल की हुई है जी? आपने फाइल मैंने एक्सेप्ट लगाया अपने CMA नंबर ये आप देखिए मेरा ये है 5788। एक सेकंड, वो किताब पहले की है या इंटरव्यू पहले का है? नहीं, किताब का नाम बताएं। किताब का नाम है जी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड पाकिस्तान अफेयर्स, written by चीफ जस्टिस डॉक्टर सैयद नसीम हसन शाह। ये इंटरव्यू उनका बात का है या किताब पहले की है कसूरी साहब? जी, इंटरव्यू बात का है या किताब बात की है? पहले कौन सी चीज आई? I wish I could give a positive answer, but this is his written statement, and in my इंटरव्यू की डेट क्या है, किसी को पता है? इसमें अंदाज़न आफ्टर 22 मिनट्स जो मैंने अभी इंटरव्यू की डेट क्या है? किसी सर जो चल रहा है इंटरव्यू, ये कब का इंटरव्यू है? ये जो हमने देखा है कब इंटरव्यू लिया गया था? सर आफ्टर दी एग्जैक्ट डेट सर अभी मुझे 3/12/2003। ये इसमें इसके खत में क्या लिखते हैं? ये बुक कब पब्लिश हुई है? ये मेरा जो रिटर्न रिप्लाई है उसके पेजेस हैं सर 42। नहीं, ये इंटरव्यू 42 से लेके 3/12/2003 का। अच्छा, ये नोट कर लें डेट। ये जो इंटरव्यू है 3/12/2003 का, ठीक है? वो जब वो तैयार हो जाए बताइए। तैयार है? उसी कॉपी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ओके। अच्छा, आप कौन सी चीज बता रहे थे कसूरी साहब? पेजेस हैं। नहीं, नंबर बताएं पहले ऊपर। आपका CMA का नंबर क्या है? या ये मेरा नंबर है जी, अपना CMA नंबर ये निकालिए जरा। 5788 or 2001, 5788 2001, which I filed before this honorable court on 31st of December 2011. जब तक वो निकाल रहे हैं हम ये देख लेते हैं। And the extracts of the book are mentioned in my rejoinder from page 42 to page 57. इसमें तो नहीं, तो मार्केट 5788 इसमें हो गया। इधर देखिए इस बंडल में, इसमें तो नहीं है। My Lord will read this. इसलिए मैं 5788 की बात कर रहे हैं। जी, in my rejoinder from pages 42 to 57. These are all the extracts which I have collected from the book of late Chief Justice सैयद थी ना लास्ट टाइम की। वो कहाँ है बुक? ये वाली, दिस ओपन वन। अच्छा, ये बात सुने जी। ये USB जो है ना, and that's very important, sir, because that will wash away all this interview, etc. 42
इस किताब का पहला पेज तो मैं बता देना किसकी किताब है, कौन मुसन्निफ है, कुछ तो बताए ना। मुसन्निफ उसके जी डॉक्टर साहब हैं। पहला पेज लगा दिया करें ना। चलें पेज 42 पे क्या पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ें, पढ़िए पेज 42 पे आप पढ़िए। मैं बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं रेलिवेंट आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं हमें बताइए ना। रेलिवेंट चीज तो जी 42 पर लास्ट 3 लाइंस। This is my view. यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं। In my view, that judges do not have a crystal ball to look into the future. We must determine a matter in the circumstances submitted before us, and leave to the history to judge whether correct decision was taken. You see, what does this mean? ऐसी ये relevant बातें बताएं ना प्लीज। आगे आ जाइए जी। ये मैं आता हूँ जी। 46 पेज पे आपने कुछ मार्किंग की हुई है। 186 है इसका टाइप पेज। ये देखें यहाँ पेज जिसे पेज 56। The proposal, may I read? 6th line. This is 6th line from the top. Page 56 of my rejoinder. Page. This is page. ये किताब का पेज। जिसने कहा कि मुझसे इंसान है, कमजोर है, 53 पे Mr. Kasuri, if you have, don't please stand here and look for the page. आप आराम से बैठिए. If the relevant page is, just tell us. Otherwise, we'll waste a lot of time just looking for what you want to read. आप आराम से बैठिए and let us know what page you want us to read. I'll read the relevant portion, sir. I don't want you to read the whole book. Just tell us what particular paragraph, page you want to read. मैं वही बता रहा हूँ जी. बताइए जी. तो ये है अपना पेज 52 of my paper book. जी पढ़िए, कहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं? ये है 1 2 3 8th line from the bottom, 8th or 9th line. पढ़िए. I told Justice Durab Patel that finding Mr. Bhutto not guilty was not consistent with the thinking of the four Punjab judges, since all of them had come to the conclusion that the evidence in the High Court of the officials of the Federal Security Force who had participated in the killing proved their guilt, and these officials had no motive of their own against Ahmad Raza Kasuri. Undoubtedly, it was only the wish of Bhutto which they had carried out. What do you want to show from this? How does this language come undoubtedly? It could be the wish of 101 other persons also. So what do you want to show us from it? I'm coming to sir. Gradually see. Let's उस ज़ुबानी बता दें क्या कहना क्या चाहते हैं. ये है जी अपनी पेज 53. Page 53. Last from the bottom 9th line. While the majority judgment
was written in the name of Inal Haq CJ. In fact, it was collective effort of all the 4 judges who had found Mr. Bhutto to be guilty. Chief Justice had assigned various issues in the case for being dealt with by his colleague, and we had written our portions of the judgment and delivered it to the Chief Justice. The majority judges was therefore a collective effort wherein Chief Justice had merged all the portions into one consistent whole after appropriate vetting. अब उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने हमें नो इंग्लिश लैंग्वेज यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट इट हमें बांट दिया हमने वी अंडरस्टैंड द इंग्लिश पोजीशन इज कि अगर इनको प्रेशर थे ही शुड हैव रिक्यूज्ड हिमसेल्फ डोंट गिव अस दैट एडवाइस that is relevant. नहीं सिर्फ पोजीशन यहाँ ये है कि वो कह रहे हैं कि this helps you or doesn't help you. This is a very longest case. उन्होंने 4 पोर्शंस में दे दिया और हम सब ने अपने अपने जजमेंट लिखे और उसको चीफ जस्टिस ने उनको कंसोलिडेट कर दिया उसी. That's what he's saying. So फिर क्या होगा? So he's a party to it. ठीक है, he's a party to that is recorded in the judgment itself. He's a party to it. He's a party to it. So therefore, Mr. Kasuri, make the point, please. मेरा point ये है कि sir, if at all there was any pressure, he should recuse himself. We've noted that point. Then there's another argument. Who is the author judge in this? That's the Chief Justice of Pakistan. Now, if he had decided on pressure, that means that he served General Zia and taken the throne from his side. Now what history tells us? Are you going to make the point or not? My point, history tells us that after few months later, PCO was promulgated and Chief Justice refused to take oath. A judge who refused to take oath and go on a premature retirement, do you think on the instructions of or on the pressure of somebody he will go and pass a judgment of death? That's the point. Now can we continue? Aap tashreef rakhein. This is not your reference, this is the presidential reference. So you don't have a right of audience to begin with. You will be heard at your appropriate time. So अगर आप हर दफा में interrupt करेंगे तो हम please जरा ठहर जाइए. This is not a case. This is not an adversarial proceedings. जवाब दिया उसकी भी कॉपी मुझे देनी चाहिए. I should be provided with the copy which Mr. Bilawal Bhutto has placed before this court. Yes, it's been filed. दे दीजिए इनको सेट अगर नहीं है एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा हुआ है. आप ये काम इनसे कहिए ना, हमसे तो ना कहिए. हमसे ऑफिस का काम ना करवाएं. अगर कोई मसला हो रहा है नहीं मिल रही फिर हमें बता दें, हम आपको दिलवा देंगे. अच्छा वो हो गई जगह. हाँ चलिए लगाएं. This is not the same book. These are 3 different books. लेकिन ये वाला पेज इसमें नहीं, वो मेमोइर्स है. लेकिन that paragraph page 53 is a relevant paragraph, which is collective. SB का चलेगा. मालूमात कीजिए कि मसला है तो बाद में इसको कर लेते हैं. चलिए वो कौन थे इधर? हाँ चल गया. क्या साहबान क्या करें आपकी एक ऑब्जर्वेशन? जी हाँ, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल हकीकत पे मबनी है. कसूर किताब है ये आपके रिव्यूज के बारे में. जरूरत का पेपर आपने कहा कोई आ जाता है कि जनाब मार्शल लॉ गैर कानूनी है,
उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन को तोड़ दिया है, लिहाजा आप माशाल्लाह को गैर कानूनी करार दे और उन्होंने जो कार्रवाई की है उसकी उन्हें सजा दें। जज साहिबान बैठे हैं, ऊपर मार्शल्ला वाले तोपें बंदूकें लेके खड़े हैं, तो फिर जज साहिबान क्या करें? आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन है। जी हाँ, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल हकीकत पे मबनी है कि लोगों का तो ख्याल है ना कि जजेस को तलवारें चलानी चाहिए और मिलिट्री वालों को यानी रेस तो नाबूद कर देना चाहिए, इन्होंने गलत किया है। मगर वो मिलिट्री वाले हैं, वो जजों को निकाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि लोग बिल्कुल कुछ करते नहीं जब तक पब्लिक ओपिनियन ना हो। वो कोई भी कोर्ट या कोई भी अदारा अपने तो सर मैं पूरा आराम से एक बात कहना चाहूँगी कि जज पर ये लाजम नहीं कि जज इंसाफ करे। लाजम तो है, मगर कई दफा अपनी जब यानी नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहबान जो है वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दे और इंसाफ करते रहे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए, क्योंकि शायद मेरा यहाँ रहना कौम के लिए और इस अदारे के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर मैंने निकाल दिया और मेरी जगह कोई नत्थू ऐसे कोई आ गया तो वो जो भी फौजी कहेंगे वो करता रहेगा। तो लिहाजा बेहतर है कि एक आध केस में जिसमें फौज ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें कोई थोड़ा सी लचक दिखा दी जाए, मगर यानी अपनी सीट बचा ली। तहरीर किया या आप जी, ये बस आपने तो ये दिया है। पोर्शन आपने ये तो नहीं गलत वाला बताया मैं। ये जो इंटरव्यू दिया, तमाम जज साहबान जो हैं वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दे और इंसाफ करते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए, क्योंकि शायद मेरा यहाँ रहना कौम के लिए और इस अदारे के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर मैंने निकाल दिया और मेरी जगह कोई नत्थू ऐसे कोई आ गया तो वो जो भी फौजी कहेंगे वो करता रहेगा। तो लिहाजा बेहतर है कि एक आध केस में जिसमें फौज ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें तो थोड़ा सी लचक दिखा दी जाए, मगर यानी अपनी सीट बचा ली। भुट्टो केस में मौजूद थे जी। आपसे अगर ये पूछा गया जाए कि क्या पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी कोई मिसाल है कि महज मशवरे की बुनियाद पर किसी को फांसी दी गई है? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये मशवरा तो नहीं था, उसमें तो वो था कि उनका ऑर्डर था कि वो यानी अपने यानी सबॉर्डिनेट्स को इसको रजा कसूरी को खत्म कर दिया जाए। तो लिहाजा मशवरे की और बात होती है, ऑर्डर की और बात। तो सब ये जो जब मैं अगर मैं मुजरिम हूँ, मैं एक्यूज हूँ, मैं कहूँ कि मुझे आप पर एतबार नहीं है, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको बतौर जज क्या करना चाहिए? ये डिपेंड करेगा ना कि क्या आप देखते हैं वजूहात। मुल्क का वजीर आजम हूँ, आपके सामने पेश हूँ, मैंने आपको प्रमोशन नहीं दी, आपको बैठा दिया गया, मैं कहता हूँ मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए था? तो मैंने नहीं ख्याल किसी को उन्होंने कहा ऐसी बात कि आप मुझे तवक्को नहीं, बल्कि उन्होंने तो बड़ा हमेशा कहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरी। मौलवी मुश्ताक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, मौलवी मुश्ताक साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा। जी हाँ, वो मेरे ख्याल में मौलवी साहब की रियासती। That's it. You've not even given the correct recording. Sir, there is more. It was removed from the YouTube. Please show us. ऐसे तो ना करें, because this is not even relevant. The one portion, I don't know if it's correct or not. अब हम फिर अपने तौर पे सुन लेंगे. Let's continue with Mr. मखदूम अली खान. आगे है, इसके आगे काफी है जो भी है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है। आपने बराह रास्त मुलाहिजा की।
इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक, बोल ही है। इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तूत स्याह प्लस मलट्ठी लेके आना। क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? क्या इंटरव्यू से मुतालिका लोगों को बुलाकर इंक्वायरी शुरू करें? सुप्रीम कोर्ट के भुट्टो सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इंटरव्यू एक जज का था जबकि बेंच में दीगर जजेस भी थे। आर्टिकल 186 के तहत सिर्फ कानूनी सवालात पर राय दे सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले ये बता दें भुट्टो रेफरेंस में आखिर कानूनी सवाल पूछा क्या गया है। लगता है आप इंतखाबात का इल्तिवा चाहते हैं। पीटीआई क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? जो चाहते हैं वो बता दें ये कानून की अदालत है, ज़बानी तकरीर से नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का लेवल प्लेइंग फील्ड केस में वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। कहा इदारों की कदर करें, हम किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों। दफ़ा 144 और MPO सबके लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। समात 15 जनवरी तक मुलतवी, बल्ले का निशान वापस लिए जाने से मुतालिक केस की समात बुध को मुकर्रर कर दी गई। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समात जारी है। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले की हिमायत कर दी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO का फैसला बरकरार रखा। PS 108 से सरवत एजाज कादरी, PS 88 से मौलाना औरंगजेब फारूकी को भी क्लियरेंस ना मिल सकी। बाजौट की तहसील मामून में दहशतगर्दों का वार। बैलेट फर्श के इलाके में पुलिस गाड़ी बम धमाके का निशाना बन गई। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 15 जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 एहलकारों की हालत नाजुक है। खार अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पेशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की हुदूद में फायरिंग, CTD एहलकार हुज्जतुल्लाह शहीद, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल वहाब वकील के भेस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ। तफ्तीश के लिए शर्की थाने मुंतकिल कर दिया गया। सानह रामई की तहकीकात काबीना कमेटी का पहला इजलास आज होगा। सदारत निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम करेंगे। दाखिला, इत्तलात और इंसानी हुकूक के वज़रा भी शिरकत करेंगे। कमेटी में 2 हफ्तों में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करना है। बलूचिस्तान के सर्द तरीन इलाकों में पोलियो वर्कर्स सरगर्म हैं। शदीद बर्फबारी के बावजूद फ़राइज़ की अंजाम दही जारी है। पशीन में ख़वातीन वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीन शाह आफरीदी की क़यादत में T20 सीरीज़ खेलने वाली टीम में शामिल हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आपको एक बार फिर से बराह रास्त लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस के हवाले से समाअत जारी है। That authority, all of them had their respective role to play, and this honorable court, with the benefit of hindsight, can fix that error. My lord, whether this judgment has been cited anywhere in Pakistan, in any court of law, this judgment has been cited, my lord, as a precedent. I conducted a quick precedent search on the next date of hearing. I'll give your lordship a chart as well. I could not find a judgment where this has been cited with approval to uphold the conviction of an accused.
which means it has already been discarded. In a manner, it has been discarded. It has not been believed by the court. My lord, dilutions take place, as last week your lordship was hearing a case, your lordship have noticed, and they take place in both ways. Your lordship saw that in the case of Ishaq Khan Khakwani, a learned judge expressed a view that this entire article of the Constitution was illusory in nature, was more inspirational. In Muhammad Nawaz Sharif's case in Panama 1, that very same judge, first as part of a dissent and then as part of a unanimous court, walked away from that precedent, and he said this was only to point out what the legislature could do, and as a judge I will have to implement it. My lord, your lordship have seen it happen in the other way as well, that in a 5-member bench an author judge took a view in Samiullah Baloch, and then in a series of judgment, then he diluted its effects. What's the relevance of these cases? My lord, that your lordships have distanced yourself from a particular jurisprudence. In response to my lord Mr. Justice Mandukhel's question. If at all, in our opinion, we will touch the judgment. My lord? We will touch the judgment. My lord, your lordships don't have to. It remains as it is. My lord, that judgment has been executed. Yes. That the sentence has been carried out. That person is no longer alive. What we are here to fix, if your lordships so consider appropriate, is one, the jurisprudence of this honorable court, and second, the reputational damage to the family of the accused. To the reputational damage, or can we override that sentence that has attained finality? My lord, your sentences... Also come, the doctrine of finality will also come because 3 stages have passed. Original, appellate and the review jurisdiction. My lord, sentences, even when your lordships are hearing an appeal, are never reversed, in the sense that a person may have undergone a number of years of imprisonment. Your lordship can't restore his liberty to him. And there is also but convictions can be set aside. Conviction can be set aside. We also undergone, so there are 3 dimensions of the criminal cases. Setting aside the conviction, we will have to touch the merits of the case. Your ladyship, if after 45 years, if a conviction is reversed on the ground, or a different view is taken about that conviction, or an opinion is expressed about a conviction that it was unsafe, and therefore it ought not to have been, that order ought not to have been passed, that is enough. Your ladyship doesn't have to go any further. Under reference can we do this, because there is no curative jurisdiction in our constitution. My lord, your lordships have done that through a number of windows, which takes me back to my lord Mr. Sayyid Mansoor Ali Shah's question. Your lordship recently in Rikodik case, where a statute was under examination before your lordship, with certain reservations, moved away from the earlier judgment of this honorable court in the Rikodik case, realizing the financial damage it has caused to the country. In a case where my lord Mr. Sayyid Mansoor Ali Shah dissented, this honorable court dismissed the review petition, but under Article 184(3) revisited its earlier order. Your lordship dissented, I know, but the majority took a different view. In the judge's pensionary benefits case, the review had also been dismissed. But your lordship said under 184(3). I mean, I might not agree with that, but that's all happening within the jurisdictions that we enjoy. Yes. So we're talking about 186 as a policy, then we're saying that President tomorrow would send another reference saying a particular decision is not correct. In order to establish miscarriage of justice, we'll have to delve deep into the facts of the case and then say, yes, it was not rightly decided. So what's the finality given to judgments? You see, the question is, I mean, I'm all for the miscarriage issue, but the question is, does our constitution allow that? Can we get into it and tomorrow revisit our judgments through the presidential reference and upset their finality? Because in order to do that, you'll have to go down. Other than the fact that the judge said or did not say anything about pressure, then we'll have to go and see the merits of the case itself. Maybe he might or might not be under pressure, but the merits might say otherwise. So, aap visit to kar rahe na sara factual dispute. How is that possible? Sir, not the evidence
and not the facts, but my submission is that if on the basis of the material on the record, your lordship reaches the conclusion that this was a case where the effect was that judges have acted under or even one judge has acted under bias, your lordship will take a different view of the conviction. To give your lordship a direct example, Pinochet 1 was the 3-2 judgment of the House of Lords. There was only established in the case of one judge, not in the case of all three, that he may have an interest. But on that basis, the entire judgment was overturned. Why was it overturned? They overturned the judgment in review, perhaps in review jurisdiction. No, there was no review. What is their procedure to deal with that? An application was made. An application was made that bias unravels all. And because this particular judge's wife was a part of Amnesty International, and Amnesty International had filed an amicus brief in that case, arguing that Pinochet should be extradited. This is why we want to know what was the nature of their jurisdiction in which such type of powers have been exercised. An application by the party, my lord, the same kind that where your lordship interferes if it is said a judgment is infected by fraud or bias. Same jurisdiction. Your lordship have done that in the case of Asif Ali Zardari's case. I don't point that out right now for the simple reason that that was done under Article 185 of the Constitution, where the judgment of the High Court was appealed from before this Honorable Court. But without going into the facts, without going into the evidence, your lordship had said that because this was a case where a particular bench was pursuing a particular case, therefore it renders the verdict unsafe. There were some personal biases. Personal biases, and therefore your lordship did not sort of record a finding of acquittal. Your lordship sent the case back, but your lordship said this order is unsafe to uphold. Mr. Makhdoom Ali Khan, can you read Article 189? My lord, yes. And maybe we can find a solution here. Article 189. My lord, any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides a question of law or is based upon or enunciates a principle of law, be binding on all other courts in Pakistan. Today, this judgment is binding on all courts in Pakistan. My lord, yes. Now we take you to the order of this court dated 21st of April 2011. Do you have that order? My lord, I'll find it. 21st of April 2011. 2011. 21st of April 2011. It's a reported order as well, I'm told. दे दें उनको, दे दें, दे दें. ये मिल गया. ये ले लें, reported है. So can you read the second question? Whether the conviction leading to execution of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could be termed as a decision of the Supreme Court binding on all other courts, being based upon or enunciating the principle of law in terms of Article 189 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, if not, its effect and consequences. Why can't we do this? That is a question. Because at the moment, for instance, tomorrow an application is submitted to the High Court that conduct the trial in the High Court. Evidence of approval be accepted. So we, for the guidance of the subordinate courts and the High Court, can we not, in this question number 2 that was framed by this court, at least give an opinion on that and nothing else? Whether we consider it, I mean, everybody is saying it's not good law, nobody cites it, but one session judge can pick up the judgment and say this is a judgment of the Supreme Court and I'm going to follow it. And he will be perfectly constitutionally and legally correct in doing so. In fact, it's binding on him under Article 189. Does this open a window for opportunity or it doesn't? The second question. It does, my lord, in terms of a question of law which was decided by the court. But
it may be. Though we are not giving any relief, yes, but we are saying that, okay, I don't think this is good precedent. It's per incurium, or whichever language we want to use. And if you read now the first question of the same order, whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirement of fundamental rights as guaranteed under Article 4, Sub-Articles 1 and 2A, Article 8, Article 9, Article 10A, Due Process, Article 14, Article 25 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. If it does not, its effect and consequences. The second question is a general question. My lord, yes. It's a question, is this good law? And at least judgments of the Supreme Court are not binding on this bench to the extent Article 189 says on all other courts. Yes. Of course, if it's a larger bench, then it is. This is a larger bench. So one is a legal question. We can or we cannot, we want guidance on that, say that this is not good precedent law. Naturally, we're not hearing an appeal, we're not hearing a review, nothing of the sort. That's a general question of law, and question number one is a particular one dealing with this particular case. Yes. What do you have to say on this? My lord, even साहब एक छोटा सा सवाल मेरा, speaking for myself, I think we have to set the history straight, क्योंकि स्टिग्मा एक फैमिली पे नहीं लगा, स्टिग्मा कुछ अदारों पर भी लग चुका है. Yes. Yes, Your Lordship, that is the submission, that these are the fixes which can be done. Reputational damage, both to the person, his family, and the reputation of institutions. And an opinion in that respect. Would you like to add the country also? Since some people inimical to Pakistan may say, these are the kind of prime ministers you have who commit murder. I mean, I don't know, it could be considered a stigma on the country as जो शहर लाहौर है, ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर. शहीद मोहतरमा को शहीद करके हमें मार मार के डरा सकते हैं, भगा सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है. ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि वो क्यों आए थे. पुराने सियासतदान और इनकी पुरानी सियासत के अलावा, ये तकसीम और नफरत की सियासत के अलावा एक ऑप्शन है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ. जनाब, कुछ अरसे पहले की बात है जब
चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन का शेड्यूल निकलकर सामने नहीं आ रहा था। अक्सर ये बातें की जाती थी इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जनाब इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे और अगर किसी को शक है तो अपनी बेगम से इस हवाले से बात कर सकता है, लेकिन पब्लिकली इस पर बात नहीं की जाएगी क्योंकि ये पत्थर की लकीर हो चुकी है कि इलेक्शंस अब 8 फरवरी को ही होंगे। और हैरत अंगेज तौर पर उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर 2 रोज पहले अचानक अवाने वाला यानी सेनेट में 12 अराकीन मौजूद थे। अचानक एक आजाद उम्मीदवार को पता नहीं क्या ख्याल आया कि उन्होंने करारदाद जमा करा दी और उन्होंने कहा कि जनाब जो इलेक्शंस हैं इनको डिले किया जाए। और उसकी बड़ी हैरत अंगेज वजह भी बताई उन्होंने कहा जनाब मौसम बड़ा ठंडा होगा, उन्होंने कहा कि जनाब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है इसलिए 8 फरवरी को इलेक्शंस रुकवाए जाए और इस हवाले से उन्होंने करारदाद एक सेनेट में जमा करा दी। और 12 अराकीन की मौजूदगी में एक और हैरत अंगेज वाकया यह हुआ कि वो करारदाद मंजूर कर दी गई। अगर आप किसी भी सियासी जमात के रहनुमा से इस वक्त पूछेंगे तो वो ये बात कहेगा जनाब हम इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, वो तमाम ये बात कहते हैं कि जनाब इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। हाँ किसी के तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हो सकते हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि जनाब इलेक्शंस थोड़े डिले का शिकार हो जाए, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा क्योंकि मौसम का मामला है, 2 सूबों के अंदर इलेक्शन मुहिम नहीं चलाई जा रही है, वैलिड रीजंस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद दिलावर खान साहब ने ना सिर्फ एक करारदाद जमा कराई बल्कि हैरत अंगेज तौर पर उसको मंजूर भी कर लिया गया। पाकिस्तानी सियासत में जो है वो पीपल्स पार्टी तो नहीं देगी। बात आपकी दुरुस्त है सर। मैं रजा साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मुझे याद पड़ता है सर मेरे शो के अंदर आपने कामरान साहब एक दफा ये बात बोली थी कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बिल्कुल कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स, हमें मूवमेंट नहीं करने दी जा रही, हम जहां जाते हैं अल्लाह ना करे कोई वाकया पेश आ जाता है, हमें थ्रेट्स हैं, बहुत सारे मामला हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम डिले चाहते हैं। वो आपने मेरे शो में मुझे याद पड़ता है आपने बात बोली थी। अब क्योंकि मौलाना साहब का बयान आ गया तो आप डिले चाहते हैं। जी सर, जो मौलाना साहब ने बात की है उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर इलेक्शन हुए तो हम इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, मतलब डिले में इतना खास आपका मतलब एम्फसाइज नहीं है लेकिन इतना नहीं है। डिले देखिए जब कोई पार्टी लीडरशिप की कोई स्टेटमेंट